मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कूलाम के नियम के बारे में बताने जा रहे हैं। कूलाम का नियम क्या होता है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी हम देंगे। तो देखिए, कूलाम कूलाम नामक वैज्ञानिक ने 1785 ईस्वी में आपको कूलाम का नियम दिया और उन्होंने बताया कि जब दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर हों तो वो एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं और प्रतिकर्षित भी करते हैं, और उनके बीच एक बल लगता है जिसे हम कूलाम बल कहते हैं। तो देखिए, कूलाम बल होता क्या है, ये हम आपको अभी बताएंगे कि कूलाम बल क्या होता है। देखिए, कूलाम बल को हम लोग देखिए ये F F इज इक्वल टू, इसको कूलाम बल कहते हैं। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। देखिए, इससे हम देख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, जहाँ Q1 Q2 दो चार्ज हैं और R जो है इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी है। R जो है इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी है। तो देखिए, इसमें पहला तो बात ये है, जैसे मान लीजिए ये Q1 और Q2 ये दो चार्ज यहाँ पर r मीटर की दूरी पर रखें, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये होता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम मिला देंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। अब इस समानुपात को इसको हटा देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो F इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। ये है इसका फार्मूला। तो कूलाम का नियम जो होता है, इसमें हम जो है 1/4πε0 इसको एक कांस्टेंट कहते हैं, और इस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो K, उसको K से डायरेक्ट K इज इक्वल टू 1/4πε0। ये एक डायमेंशनल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये डिपेंड करता है कि जो आप चार्ज लिए हैं उसके डिस्टेंस पर और उस चार्ज के अमाउंट पर। जैसे मान लीजिए, देखिए एक Q1 ये चार्ज है, प्लस चार्ज है, और दूसरा जो है ये Q2, ये भी दोनों प्लस चार्ज है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इसमें जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स जो होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, वो प्रतिकर्षण बल। तो F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर डिपेंड करेगा, दोनों चार्जों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखिए, मिलाएंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²।
अब इसको हटाएंगे, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट लगा देंगे Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए इस कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो के की वैल्यू जो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होगी, जहाँ की एप्सिलॉन 0 की एक अलग वैल्यू होती है और इसकी टोटल वैल्यू इसकी होती है आपकी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर, ये होती है, ये इसकी यूनिट होती है। देखिए ये क्या जो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है और उसकी वैल्यू कितनी होती है इसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जो होगी वो 9 इंटू 10⁻9 होगी और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम टू द पावर -2 होगी। तो याद रखिए ये कांस्टेंट क्वांटिटी। अब यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें और हम बता देते हैं। देखिए एक तो कूलाम के चार्ज हो गए और कूलाम का नियम हो गया। तो कूलाम का नियम एकदम मन में बैठा लीजिए। कैसे लिखेंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई, एक ये फार्मूला हो गया, एक ये हो गया। दूसरा जो है एफ इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ये सेकेंड हो गया। अब देखिए इन दोनों को हम मिला देंगे। इन दोनों को मिलाने पर हमको क्या होगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया। इसको हटाएंगे तो इसको हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाएंगे। तो ये जो हो गया के कांस्टेंट हो गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसको और की वैल्यू इसकी रख देंगे तो एफ इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये अब इसकी वैल्यू और मात्रक हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी 9 इंटू 10⁻9, मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम टू द पावर -2, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसका मात्रक है। ध्यान देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है, वो जो उसकी वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर होती है। अब देखिए माइक्रो कूलाम क्या होता है, इसको भी याद रखिए। बहुत ही छोटी चार्ज की वैल्यू है जिसमें कि माइक्रो कूलाम को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। माइक्रो कूलाम जो होगा वो देखिए 1 माइक्रो कूलाम, ये माइक्रो कूलाम, इसकी वैल्यू जो होती है वो 10⁻6 कूलाम होती है। तो ये माइक्रो कूलाम की वैल्यू हो गई। तो याद रखिए कि माइक्रो कूलाम और कूलाम में क्या फ़र्क है, 10⁻6 कूलाम बराबर होगा 1 माइक्रो कूलाम के बराबर हो जाएगा। आगे देखिए अब इसमें हम आपको एक नई चीज़ दिखाने जाते हैं, एप्सिलॉन इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब देखिए एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 में क्या फ़र्क है। देखिए एप्सिलॉन अगर आता है, एप्सिलॉन दिस इज इक्वल टू के एप्सिलॉन 0, ये होता है रिलेशन के एप्सिलॉन 0।
के जो है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन 0, लेकिन इसमें होता क्या है, देखिए क्या होता, एप्सिलॉन इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन 0, लेकिन ये एप्सिलॉन जो होगा वो दिस इज इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 होगा। के एक जो होगा वो के की वैल्यू जो होगी वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट होता है, जिसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ध्यान दीजिए, के इज ए डायमेंशन लेस कांस्टेंट कॉल्ड द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी। तो एयर के लिए ध्यान दीजिए, एयर के लिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 होगा। जब मान लीजिए दो चार्ज यहाँ रखे हुए, ये देखिए ये चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, एक Q1 यहाँ पर है और यहाँ Q2 है, इसके बीच में एयर है, तब आपको एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जो होगी वो एप्सिलॉन के बराबर है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0, यानी कि के की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। तो ध्यान दीजिए, इसमें के जो होगा एयर के लिए वो कांस्टेंट होगा, के की वैल्यू 1 होगी, कांस्टेंट। इस के की वैल्यू को हम कहते क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए। देखिए हम फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो कूलाम और माइक्रो कूलाम में क्या फ़र्क है, 1 माइक्रो कूलाम दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलाम। अब देखिए ये माइक्रो कूलाम छोटी राशि है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक इसी तरह से एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 में क्या संबंध है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन 0। एयर के लिए आपको के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एयर के लिए के की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू उस समय एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। यानी कि के की वैल्यू 1 की स्थिति में, एयर की स्थिति में एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 दोनों बराबर हो जाएंगे। के को क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं और वो है कूलाम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ में संबंध। कूलाम्स लॉ जो है वो क्या है और ग्रेविटेशनल लॉ में क्या फ़र्क है, ये आपको देखना। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिए, इस पर भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे आगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ग्रेविटेशनल जो लॉ होता है वो होता है F इज proportional to m1 m2 by r स्क्वायर, ये होता है। जबकि कूलाम्स लॉ क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब देखिए दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है। यहाँ पर न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ में दो वस्तुओं के द्रव्यमान लिए गए हैं यहाँ पर, जबकि कूलाम्स के नियम में इन दोनों वस्तुओं क्या है, वो चार्ज पार्टिकल है। तो इसमें दोनों में फ़र्क क्या है, दो वस्तु हैं जिसके द्रव्यमान है m1 m2, उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और तो देखिए F, उस स्थिति में F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये होता है। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, ये ग्रेविटेशनल लॉ है। जबकि कूलाम्स लॉ में F इज इक्वल टू कांस्टेंट K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर।
तो देख रहे हैं कहाँ कहाँ फ़र्क है। फ़र्क क्या है, कूलम्ब्स लॉ में 2 चार्ज पार्टिकल होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जबकि ग्रेविटेशनल लॉ में जो है 2 वस्तुएं होती हैं जिसके द्रव्यमान m1 m2 होते हैं और उनके बीच की दूरी r होती है। तो दोनों में समानता क्या है, देखिए दोनों के बीच की दूरी r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि F इज ग्रेविटेशनल लॉ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 और F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये तो ग्रेविटेशनल लॉ हो गया। जबकि कूलम्ब्स लॉ में क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 और F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो मुख्य अंतर क्या है ये हमको बताना है। देखिए मुख्य अंतर क्या है, ग्रेविटेशनल लॉ में जो फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जबकि कूलम्ब्स लॉ में आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों में अंतर है। यहाँ पर हम द्रव्यमान लेते हैं दोनों वस्तुओं की और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, चार्ज लेते हैं। अब समानता क्या है, F जो ग्रेविटेशनल है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि कूलम्ब्स लॉ में भी वही चीज़ है, ये भी दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसमें कांस्टेंट क्या क्या लेते हैं, देखिए ग्रेविटेशनल लॉ में F इज इक्वल टू, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये वैल्यू बदलती नहीं है जी, m1 m2 बाई r²। जबकि कूलम्ब्स लॉ में कांस्टेंट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाई r², ये होता है। यहाँ हम आपको क्लियर कर दें कि देखिए g की जो वैल्यू होती है वो कभी नहीं बदलती, वो 6.67 होती है न्यूटन मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये होती है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, कभी भी नहीं बदलती। जबकि ये इसकी वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये इसकी वैल्यू जो होती है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब का स्क्वायर होता है। और एप्सिलॉन 0 में क्या संबंध, एप्सिलॉन इज इक्वल टू k एप्सिलॉन 0 होता है, यहाँ की k की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, किसके लिए, एयर के लिए, ये एयर के लिए होती है। तो इस तरह से आप ये चीज़ें ध्यान रखिए। लेकिन देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो बिटवीन द टू प्रोटॉन्स इज 10⁻36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द देम। देखिए इलेक्ट्रिक जो फोर्स होते हैं प्रोटॉनों के बीच में वो ज़्यादा होते हैं, 10⁻36 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स देम। तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से इसको भी याद रखिए कि द केस ऑफ ट्रू इलेक्ट्रॉन इट इज स्टिल ग्रेटर दैन द 10⁻43 टाइम्स। अब इस बात को देखिए, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जो हमारे जो लेक्चर हैं या जो नोट्स हैं हम जो पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आएगी। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। देखिए कैसे कि अब इसमें पूछा जा सकता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r², और फिक्स ये जो कूलम्ब्स जो फोर्स है वो जो है कांस्टेंट k q1 q2 बाई r²। इसमें कौन ज़्यादा होता है, तो याद रखिए इसमें देखिए जब दो प्रोटॉन एक ही, मान लीजिए प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, +2 q1, मान लो ये q2, ये प्रोटॉन है। इन दोनों के बीच में जो
कूलाम्स फो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, प्रतिकर्षण बल जो लगेगा, दिस इज ग्रेटर दैन 10 to the power 36 टाइम्स। ध्यान दीजिए 36 टाइम्स जो एफ ग्रेविटेशनल फोर्स है इज लेस दैन कूलाम फोर्स। फिर से आपको समझा दे, देखिए जो कूलाम फोर्स है, जो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगी। कितने ज़्यादा होगी? 10 to the power 36 टाइम्स ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन, अगर दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर हैं तो तब उनमें जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो भी ज़्यादा, वो कितना होगा? वो 10 to the power 43 यूनिट्स, 43 यूनिट आपको ज़्यादा होगी। तो याद रखिए, फिर से हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला तो आपको कूलाम्स का नियम पूछा जाएगा, फिर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो में संबंध क्या होता है ये पूछा जाएगा। फिर एप्सिलॉन के की वैल्यू कितनी होती है? एयर के लिए 1 होती है। उसके बाद इसकी जो यूनिट होती है उसको भी पूछा जा सकता है। देखिए यूनिट क्या है, यूनिट क्या आपको बताए थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो में, ये तो कांस्टेंट ही है। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर, ये होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कितनी ज़्यादा होती है? 10 to the power 43 टाइम्स ज़्यादा होती है। जबकि प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में वो 10 to the power 36 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें याद रखनी होगी। अब प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि अगर आपको ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा या पूरा सुना होगा तो आपको कूलाम्स के बारे में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन ने बताया था, न्यूटन ने निकाला था। वो क्या होता है? एफ इज इक्वल टू G(m1m2) अपान एफ इज इक्वल टू जी जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m1 इसमें द्रव्यमान होते हैं दोनों वस्तुओं के, अपान r स्क्वायर होता है। जबकि कूलाम के फोर्स में आवेश होते हैं एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाई r स्क्वायर होता है। इन दोनों में हमने संबंध ही बताया था। कूलाम के फोर्स में चार्ज होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स में दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान होते हैं, लेकिन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं वो बल जो लगता है। फिर आपको हमने बताया कि जो एप्सिलॉन होता है और एप्सिलॉन जीरो में क्या संबंध होता है? वो होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन जीरो होता है। के क्या होता है? ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ये इसकी के की वैल्यू जो होती है वो उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो इस तरह से आपको ये पूरा चैप्टर हम आपको क्लियर समझा दिए हैं और आशा करते हैं आप पूरा वीडियो देखे होंगे और देखने के बाद अपना कमेंट लिखिएगा। और अगर इस चैनल को, एजुकेशनल चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहे। अब देखिए अगले वीडियो में हम आपको इम्पॉर्टेंट जो इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स या जो भी क्वेश्चन IIT या कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको थ्योरी बताते हुए आपको समझाते चलेंगे और क्वेश्चन भी आपको देते जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर हम जन कुमार पांडे आपसे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।